हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शार्दुल साइकोलॉजी। तो आज हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को हम एसेस कैसे कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे असेसमेंट हैं जिनका हम यूटिलाइज करते हैं जिनको हम ये पता लगाने के लिए कि सामने वाले को कौन सी मेंटल रिटार्डेशन की प्रॉब्लम है और उसको कैसे डील करना है। अगर हम एक्यूरेटली असेसमेंट कर पाएंगे तभी हम प्रॉपर ट्रीटमेंट और सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। अगर हमें पता ही नहीं चलेगा कि सामने वाले को कौन सी प्रॉब्लम है तो हम कभी भी उसका पता नहीं लगा सकते और ना ही हम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो पहला टेस्ट आता है सिगमंड फॉर्म बोर्ड टेस्ट। इसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जो कि आपको प्रैक्टिकल एंड टेस्ट एक्सपेरिमेंट एंड टेस्ट की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वो डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, वहाँ से भी देख सकते हो। तो उसमें प्रॉपर कैसे लिखना है, वो टेस्ट एक्चुअल में जैसे परफॉर्म होता है, वो सारी चीज़ है उसमें। यहाँ पे हम शॉर्ट में देख लेते हैं। इसका मेनली पर्पस होता है विजुअल मोटर कोऑर्डिनेशन स्किल का पता लगाना कि बच्चा कर पा रहा है कि नहीं। उसमें क्या रहता है, एक ऐसे बोर्ड दिया रहता है, उसमें कहीं स्क्वायर रहता है, कहीं स्टार रहता है, मतलब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म रहते हैं। उसको बच्चे को अरेंज करना रहता है एक विद इन टाइम लाइन के अंदर, जैसे 15 मिनट 20 मिनट का हम टाइम रखते हैं। उसमें 3 बार मौके दिए जाते हैं। अगर वो नहीं कर पाता तो उसको हम बोलते हैं कि आप छोड़ दो। जो सबसे कम टाइम का रहता है उसके बेसिस पे हम निकालते हैं कि बच्चे की मेंटल एज क्या है। स्कोरिंग करते हैं बेस्ड ऑन द टाइम टेकन टू कंप्लीट टास्क एक्यूरेटली, है ना। पहली बात तो कि टाइम कितना कम लिया, ज़्यादा लिया। दूसरा, उसने कितने सही अरेंज किए, कितने नहीं किए, है ना। उसके बाद हम उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है, कि उसको कहाँ पे प्रॉब्लम हुई, वो सही से अरेंज करा, क्या उसने स्टार की जगह स्टार रखा है, क्या उसने बॉक्स की जगह पे बॉक्स रखा है, स्क्वायर की जगह स्क्वायर रखा है, या फिर उसको कुछ तो भी प्रॉब्लम, उसको समझने में प्रॉब्लम है, पहचानने में प्रॉब्लम है। अगर हम इसको लिमिटेशन की बात करें तो कल्चरल डिफरेंस में अफेक्ट द टेस्ट, ठीक है। कहीं कहीं के बच्चे बचपन से ही ऐसे गेम्स खेलते रहते हैं तो उनको मतलब हैबिट होती है, कहीं कहीं पे वो बचपन से ही नहीं खेलते हैं और कुछ कुछ कल्चर के अकॉर्डिंग डिफरेंट तरीके से बच्चे ग्रो अप होते हैं। तो उस वजह से थोड़ा सा हो सकता है कि डिफरेंस आए। बाकी सिगमंड फॉर्म टेस्ट जो है वो इंटेलिजेंस को पता लगाने के लिए और बच्चे की मेंटल एबिलिटी को पता लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। सेकेंड टेस्ट नॉस क्यूब टेस्ट है। इसका भी आपको डिटेल्ड वीडियो और एक्सपेरिमेंट और टेस्ट की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नॉक्स क्यूब में क्या रहते हैं, एक बहुत सारे क्यूब्स दिए रहते हैं एक्चुअल में, ठीक है। उस क्यूब के अंदर अलग अलग आकृति बनी रहती है। जैसे मान लो ये है, इसमें कुछ इस टाइप का फिल किया है, ठीक है, इस टाइप का कुछ तो है। अब यहाँ पे एक बोर्ड दिखाएंगे, मतलब कार्ड टाइप में, उसमें हम कहेंगे कि ये आकृति बनाना है। अब वो सारे क्यूब्स को मिलाकर ऐसी आकृति बनाएगा जैसे कि बोर्ड में दी गई है। तो उसमें क्या है, सामने उसको एक बार अपन ने कार्ड दिखा दिया कि ये बनाना है और वो बनाकर दिखाएगा, ठीक है। तो उससे हमें पता चलता है कि उसकी मेमोरी कितनी अच्छी है, सिक्वेंसिंग कैपेबिलिटी कितनी अच्छी है। एग्जामिनर क्या करता है, टैप करता है क्यूब को, पार्टिसिपेंट रेप्लिकेट करता है पैटर्न को। तो उससे बच्चे के मेमोरी का पता चलता है, मेंटल एबिलिटी का पता चलता है। उसमें स्कोरिंग करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। ये हमें पता लगाने में हेल्प करता है कि बच्चे की अटेंशन स्किल कितनी है और शॉर्ट टर्म मेमोरी कैसी है ना। तभी तो हमें, क्योंकि जैसे ही अपन ने करके दिखाया उसने वो किया, तो हमें पता लग जाएगा कि ध्यान देता है कैसा, मतलब कितना शॉर्ट अटेंशन। क्योंकि जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे रहते हैं उनका अटेंशन स्पैन शॉर्ट होता है ना। इस वजह से ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का अटेंशन स्पैन कैसा है। ड्रॉ अ मैन टेस्ट, ये बहुत ही पॉपुलर टेस्ट है। इसमें एक बच्चे से ड्राइंग करवाते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिख रही है, ड्राइंग करवाई है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्या किया है, बाल बनाया है, कान बनाया है, हाथ बनाया है, पैर बनाया है। हम इन सब पे नंबर होते हैं, ठीक है। नंबर यानी कि अगर ये यहाँ आईब्रो बनाता तो इसके भी नंबर रहते, अगर यहाँ ये टीथ बनाता तो इसके भी नंबर रहते। तो ईच एंड एवरीथिंग की डिटेलिंग के नंबर्स रहते हैं। इसका पर्पस क्या होता है, कॉग्निटिव मेच्योरिटी का पता लगाना कि बच्चा
ने देखा होगा कि कान है, दांत है, नाक है, आँख है, आईब्रो, तभी तो वो बना रहा होगा ना। तो उससे पता चलता है उसकी कॉग्निटिव मैच्योरिटी कितनी है। जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं उन पे हम मार्क्स रखते हैं और उसके बाद में हम उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं और पता लगाते हैं कि बच्चे की कॉग्निटिव स्किल्स कैसी है। इसकी भी थोड़ी सी लिमिटेशन वही कल्चरल और सब्जेक्टिविटी लिमिटेशन है इसका, है ना। डिपेंड करता है कि बच्चा किस टाइप के माहौल में पला बड़ा है और यही सारी चीज़ें। फिर आता है वाइल्ड एंड सोशल मैच्योरिटी टेस्ट। तो वाइल्ड एंड सोशल मैच्योरिटी टेस्ट में क्या रहता है, बच्चे जैसे बहुत छोटे रहते हैं ना, 3-4 साल तक के, जो अपने मन से कुछ नहीं बता पाते, तो जो उनके पेरेंट्स रहते हैं या केयर टेकर रहते हैं उनसे ही असेसमेंट लिया जाता है। एक पेपर होता है जिसमें कुछ क्वेश्चंस लिखे रहते हैं, ठीक है। उसमें पूछा जाता है, गाइड मतलब जो बच्चे का केयर टेकर होते हैं, कि क्या बच्चा प्रॉपर हंसता है, क्या वो बात करता है, क्या मम्मा बोलता है, क्या पापा बोलता है। जो भी एक्टिविटीज़ डिपेंड करता है वो बच्चे से ऐसे पूछा जाता है और उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, बच्चे वो मार्क्स दिए जाते हैं और निकाला जाता है कि बच्चा कितना मैच्योर्ड है। जैसे 3 साल का बच्चा है, अगर वो कुछ एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहा है तो उसकी मैच्योरिटी लेवल कम होगा। अगर बच्चा अपने से 4 साल 5 साल बच्चे की एक्टिविटीज़ कर पा रहा होगा तो सोशली ज़्यादा मैच्योर्ड होगा। जैसे ये दोनों देखो सोशली मतलब आपस में खेल रहे हैं, कुछ बच्चे रहते हैं ना खेलते नहीं है, दूसरे बच्चों से घुलते मिलते नहीं है, बात नहीं करते, तो सोशल का क्या मतलब होता है, ये मतलब होता है। इसका फोकस होता है कि वो कम्युनिकेशन सोशलाइजेशन में कैसा है ना। इंटरव्यूअर पता लगाता है वो डेली लाइफ स्किल्स अच्छे से करता है कि नहीं करता है। तो उसको सोशल मैच्योरिटी मापने के लिए बच्चे की ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद क्लिनिकल एनालिसिस होते हैं और इंटरप्रिटेशंस होते हैं। सारे रिजल्ट्स को कंबाइन करके क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन किया जाता है। टेस्टिंग डेटा जो भी हमारे पास में आता है उसका पता लगाया जाता है कि बच्चे की एबिलिटीज़ क्या हैं और चैलेंजेस क्या क्या हैं, ठीक है। उसके बाद में उस तरीके से प्लान किया जाता है कि अब क्या नेक्स्ट मूव होना चाहिए, है ना। मतलब बच्चे का पता लगा लिया सब कुछ, अब मान लो उसको कोई प्रॉब्लम निकलती है तो अब क्या नेक्स्ट मूव हमें लेना चाहिए, क्या काउंसलिंग देनी चाहिए पेरेंट्स को, किस तरीके से काउंसलिंग देनी चाहिए, ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। गेस्ड डेवलपमेंट शेड्यूल्ड क्या होता है, टिपिकल कॉग्निटिव मोटर सोशल स्किल्स प्रोग्रेशन देखने का इसका काम होता है कि बच्चा मतलब ओवरऑल सब, ठीक है। वेरिएबिलिटी इंडिविजुअल डिफरेंसेस अफेक्ट बाय जेनेटिक एंड एनवायरनमेंट, क्योंकि सारे बच्चे जो अलग अलग माहौल में पले बड़े होते हैं और कुछ तो जेनेटिक भी आता है ना, जेनेटिकली कुछ बच्चे बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं, अच्छे से दूसरों के साथ घुलना मिलना बातें करना। कुछ बच्चे के माँ बाप भी एकदम दबे डरपोक से होते हैं, बच्चा भी डरपोक सा दबा हुआ सा रहता है, तो वो थोड़ा डिपेंड करता है। उसके बाद अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है ना। पहले से अगर पता लग जाता है तो हम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चे के डेवलपमेंट जल्दी से मतलब किस तरह का उसको सपोर्ट चाहिए वो प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आता है कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, है ना। मतलब जो भी आउटकम है इंडिविजुअली उस चीज़ को गाइड करना, मतलब अगर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव एंड पर्सनलाइज इंटरवेंशन प्लानिंग क्या रहता है कि कोई बच्चा अगर ओके कोई बच्चा अगर बीमार है तो उसको एक पर्सनलाइज ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। ये एक तरीका होता है बच्चे को एजुकेट करने का और ट्रेन करने का, ठीक है। उसको इंडिपेंडेंस सिखाना पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट, क्योंकि जो मेंटली डिसेबल बच्चे रहते हैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो हमारा मेन उद्देश्य ये रहता है कि उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास फोर्थ क्लास से पढ़ाना है। हमको रहता है क्या उनको इंडिपेंडेंट कैसे बनाना है, कैसे उनको डेली लाइफ की स्किल्स सिखानी है, कैसे उनको खुद के काम वो खुद कर सके, कैसे उनको धीरे धीरे लोगों से बात करना। मतलब जो आम बच्चा आसानी से सीख लेता है वो जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे रहते हैं उनके लिए चैलेंज रहता है। तो उस चीज़ को प्रमोट करना ही उनको एजुकेट करना होता है, उनको सपोर्ट देना, है ना, एम्पावर करना इंडिविजुअल को। ये सारी चीज़ें
ज़रूरी हैं और हमारे समाज में इन चीज़ों के प्रति उतनी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन ये अवेयरनेस होनी चाहिए। कई तरह के लॉ और कानून भी बने हुए हैं इस तरह के बच्चों के लिए, जिनका जानना हमारे लिए ज़रूरी है। हम कहीं भी अपने आसपास ऐसे लोगों को देखें तो उनकी हमेशा सपोर्ट और मदद करने के लिए आगे रहें। तो यही था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा वो कमेंट में बताइएगा, और कुछ अगर आपको मदद चाहिए हो तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू।